हेलो गाइज, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और तैयारी में जुड़े होंगे। देखिए, मैं आपको जीव विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए, मानव आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, परितारिका। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रेटिना पर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आंख के पीछे हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। शार्क के मामले में, हेल के मामले में, छिपकली के मामले में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, शार्क के मामले में। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से, केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2, 5, 7, 1, 3, 4, 4, 7, 3, 6। तो इसका आंसर होगा सी, 4 और 7। तीखा और मसालेदार नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है कौन सा? उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्तनधारियों में डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायाफ्राम
चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती है, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायाफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोस, मेडुला, सेरिबेलम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। तो ये आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के एनसेफेलोन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव और स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? लेंस, कार्निया, पूरी आंख। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कार्निया। देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्र भाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए, अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि है। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, काले फेफड़ों का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कोयला खनिकों से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़ों का रोग सामान्य है।
काले फेफड़ों का रोग, ब्लैक लंग डिजीज सामान्य, इसे न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? देखिए, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी हाइपोथैलेमस, कार्ड खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेड्यूला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्त दाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, ट्रेकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आंखों से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रेकोमा रोग आंख से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ट्रेकोमा रोग आंखों से संबंधित है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहां पनपती है जहां पर जलाभाव, अस्वच्छता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। इसका आंसर क्या होगा? सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित क्षीण सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के,
सार्स CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, तो इसका आंसर होगा ए। जीवित क्षीण सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर की टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पनिया सांस की तकलीफ, ये सही है। और एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, तो 3 और 4 सही है और ये दोनों गलत है। इसका उल्टा दे रखा इसने, एनोरेक्सिया खाने का विकार, ठीक है, एनोरेक्सिया खाने का विकार और इंसोम्निया नींद संबंधी विकार, तो इसका आंसर 3 और 4 सही है। देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 उपरोक्त में सभी, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एनोरेक्सिया किससे संबंधित है? खाने का विकार। इंसोम्निया नींद संबंधी विकार और डिस्पनिया सांस की तकलीफ और एंसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया संगीनाटा और टेनिया एशिया टीका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस NCC कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, तो इसका आंसर होगा सी। अब एक्सप्लेनेशन देखिए आप। टेनियासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया संगीनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस NCC कहा जाता है। न्यूरोसिस्ट कोर्सिस केंद्रीय तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क टेप वर्म टेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन, विशेष रूप से सुअर का मांस या टेप वर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा के, लोहा के, कैडमियम के। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा कैडमियम। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ
ओस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण से, अपचयन से, तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? 6, 8, 12। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 8। कितने होते हैं? केंचुए में 8 पार्श्व हृदय होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, केंचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केंचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की, 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की, 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए आप क्या होगा। इसका आंसर होगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। वैसे प्रजाति जो है 90,000 प्रजाति जीवों की, तो इसका आंसर होगा ए। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। आयोग ने निकटतम विकल्प ए को सही उत्तर माना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, रासायनिक संरचना। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आणविक लक्ष्य। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं।